नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं कोसोवो और सर्बिया के मध्य जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट क्या है और वो विवाद भारत से कैसे जोड़ता है और भारत क्यों उस विषय को लेकर के तटस्थ है या फिर कैसी भूमिका निभा रहा है। इन सभी मुद्दों को आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं संदर्भ से। यहाँ पर देखें जो एक्सप्लेन पेज है, इसमें ये बताया गया है कि व्हाट इज़ द कोसोवो सर्बिया कॉन्फ्लिक्ट ऑल अबाउट, वाई हैव टेंशन फेड अगेन। यहाँ पर दोबारा से ये टेंशन कैसे भड़क उठा है या ये दोबारा से ये मुद्दा क्यों चर्चा में है, इसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखें, ये जो आपको दिखाई दे रहा है मैप, ये आपका कोसोवो है और आपका मतलब कोसोवो, ठीक है, और ये सर्बिया है। मामला ये है कि उत्तरी कोसोवो की हम बात करें तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये उत्तरी कोसोवो, इस क्षेत्र में सर्बिया मूल के लोग निवास करते हैं। यहाँ की जो समीकरण है अर्थात जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण, उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर समझने की ज़रूरत ये है कि सर्बियाई मूल के लोग जो यहाँ पर रहते हैं उनको सर्ब कहा जाता है। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है और उस कॉन्फ्लिक्ट को ध्यान में रखते हुए नाटो के बीच जो यहाँ पर सर्ब लोग हैं, कोसोवो में रहने वाले सर्ब लोग, और जो नाटो है, नाटो जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद जब दो ध्रुवों में विश्व बंट गया तो एक नाटो संगठन अर्थात सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा पर एक संगठन की स्थापना हुई जिसे नाटो कहते हैं, अमेरिका के नेतृत्व में। तो नाटो की सेनाओं ने यहाँ पर हस्तक्षेप किया और इनके मध्य झड़प हुई है। झड़प में ये कहा गया है कि नाटो के कम से कम 30 सैनिक और सर्ब जो लोग हैं, सर्ब या अर्थात सर्बियाई मूल के, वो 50 लगभग घायल हुए हैं। इतनी बातें बताई जा रही हैं। लगभग टोटल मिलाकर के 80 के करीब लोग घायल हुए हैं। एक दशक तक लगातार इन दोनों के मध्य अर्थात ये कोसोवो और सर्बिया के मध्य टेंशन चल रहा था। उस टेंशन के बाद ये जो स्थिति है अर्थात तनाव के बाद ये संघर्ष की स्थिति देखी गई। ये कहा गया है कि पूरे एक सप्ताह पूर्व अर्थात एक सप्ताह पहले जो नाटो हैं अपने 700 शांति सैनिक यहाँ पर भेजा है ताकि इस समस्या का समाधान किया जा सके, लेकिन समस्या का समाधान न होकर के यह समस्या और ज़्यादा जटिल हो गई है, दुनिया के सामने उजागर हो गई है। तो यहाँ पर क्या संघर्ष का इतिहास है ये एक बार समझना जरूरी है। तो कोसोवो और सर्बिया यह बाल्कन देश है। अब बाल्कन देश कौन कौन से हैं, यहाँ पर ध्यान रखना है कि बाल्टिक देश नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पर बाल्कन स्टेट कहा जा रहा है। तो बाल्कन स्टेट का मतलब यह है कि यहाँ पर अर्थात पूर्वी यूरोप में एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम बाल्कन है, उसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम बाल्कन या इन देशों का नाम बाल्कन स्टेट कहा गया है, इनको मिला करके। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसमें 10 संप्रभु राज्य हैं या राष्ट्र आप कह सकते हैं। जब हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य विश्व के संदर्भ में किसी देश को संबोधित करते हैं तो वहाँ पर राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। भारत के संदर्भ में हम जब बात करते हैं तो वहाँ पर स्टेट का मतलब यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक इत्यादि इत्यादि, केरला, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, इन सभी देशों को मिला करके, इन सभी राष्ट्रों को मिला करके बाल्कन स्टेट कहा जाता है। अब ये तो बात आप लोगों ने समझ लिया। इसमें जो प्रमुख हैं उसमें बाल्कन स्टेट में संपूर्ण अल्बानिया, यूनान, बुल्गारिया, युगोस्लाविया, रोमानिया के कुछ भाग को शामिल किया जाता है। द बाल्कन्स आप ये देख रहे हैं और यहीं पर आपको दिखाई दे रहा है कोसोवो और ये रहा सर्बिया। तो इसके आसपास आप इधर देखेंगे, इधर ब्लैक सी है, इधर आपको दिखाई देगा, फिर इधर आपको दिखाई देगा। कहने का मतलब ये है कि ये 3 तरफ से सागर से घिरा हुआ है, महासागरों से घिरा हुआ है। इसके बाद आपसे मैप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा क्षेत्र यहाँ पर है और कितने तरफ से ये सागरों से घिरा हुआ है, महासागरों से घिरा हुआ है। कोसोवो के बारे में हमें फोकस करना है। ये जो कोसोवो है, दरअसल पहले की स्थिति पर गौर करें तो यह सर्बिया का प्रांत हुआ करता था, लेकिन इसने वर्ष 2008 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया और जैसे ही स्वतंत्र घोषित किया वैसे ही अमेरिका सहित, यूरोपीय यूनियन सहित विश्व के 100 देशों ने इसको मान्यता दे दिया, अर्थात एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दिया। जब भी कोई देश किसी देश से या किसी क्षेत्र विशेष से अपने आप को अलग एक स्वतंत्र देश के रूप में घोषित करता है
तो उसे विश्व के देशों द्वारा मान्यता दिया जाता है। तो उसी संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। 100 देशों ने मान्यता तो दिया, लेकिन भारत ने इसको अभी तक मान्यता नहीं दिया है। भारत ने मान्यता क्यों नहीं दिया है, इसके बारे में हम थोड़ी देर में समझने वाले हैं। जो सर्बिया है, खुद सर्बिया इसको मान्यता नहीं देता। हालांकि सर्बिया का कोई भी प्रशासनिक नियंत्रण कोसोवो पर नहीं है। 2008 के बाद की बात की जा रही है। जो सर्बिया है, इसका कोई भी यहाँ पर प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है, फिर भी एक स्वतंत्र देश के रूप में इसे मान्यता नहीं देता है। अब सर्बिया के लिए कोसोवो का इतिहास के बारे में बात करें या उसके महत्व की बात करें तो 12वीं शताब्दी की बात की जाती है। उस समय जो सर्बियाई साम्राज्य था वो कोसोवो पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। नियंत्रण स्थापित करने के बाद 1389 की बात होती है। 1389 में कोसोवो सर्बिया युद्ध होता है। यहाँ पर देखिए, बैटल ऑफ कोसोवो 1389 की बात की जा रही है। इस युद्ध में सर्बिया पराजित हुआ और सर्बिया के पराजित होने के बाद 500 वर्षों तक जो कोसोवो है, कोसोवो देश पर आज जो एक देश के रूप में हमें दिखाई देता है, ऑटोमन साम्राज्य का अधिकार हो गया और 500 वर्षों तक ये ऑटोमन साम्राज्य के अधीन रहा। अब बात आती है ऑटोमन साम्राज्य की, जिसका उत्तराधिकारी आज के संदर्भ में कई किताबें बताती हैं कि टर्की है। लेकिन इस उस्मान, जिसे हम कहते हैं ऑटोमन साम्राज्य, उसे हम उस्मान साम्राज्य भी कहते हैं। उस्मान साम्राज्य दरअसल अर्तुग्रुल की बात होती है और अर्तुग्रुल के पुत्र उस्मान ने 1299 में इस स्वतंत्र ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना की और उसके बाद क्रमशः ये चलता रहा और चलने के बाद एक समय के बाद इसका पतन हुआ और फिर टर्की के रूप में कहा जाता है। टर्की उसका उत्तराधिकारी देश है। तो इससे संबंधित बातों को हम लोगों ने समझ लिया। साथ ही अब यहाँ पर बात करें तो जो ऑटोमन शासन है, जाति और धार्मिक, जैसे ही ऑटोमन साम्राज्य का कोसोवो पर अधिकार हो गया, वैसे ही जो ऑटोमन शासन है वहाँ पर जो जाति और धार्मिक समीकरण था वो ट्रांसफ़र हो गया कोसोवो में, क्योंकि कोसोवो पर ऑटोमन का अधिकार हो गया था। तो यही यहाँ पर बातें कही जा रही है। जाति और धार्मिक संतुलन कोसोवो में स्थानांतरित हुआ और कोसोवो में मुसलमानों के साथ बहुसंख्यक अल्बानियाई जाति का क्षेत्र ये बन गया था। अर्थात यहाँ पर कोसोवो की बात की जा रही है कि जो ऑटोमन साम्राज्य से यहाँ पर लोग स्थानांतरित हुए, उनकी स्थिति कोसोवो में क्या रही, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की स्थिति क्या थी, इसके बारे में समझना ज़रूरी है। तो जो कोसोवो है, कोसोवो सर्बिया का एक स्वायत्त प्रांत बना था जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और उसके बाद की स्थितियां जब सामान्य हुई। हालांकि सामान्य कहने का मतलब ये है केवल और केवल द्वितीय विश्व युद्ध के ख़त्म होने की बात की जा रही है। तो कोसोवो सर्बिया का एक स्वतंत्र प्रांत बना और स्वतंत्र प्रांत बनने का मतलब ये था कि यहाँ पर जो स्थितियाँ थी, सर्बिया उस समय यूगोस्लाविया के 6 जो गणराज्य थे उन गणराज्यों में से एक था, अर्थात उन गणराज्यों में शामिल था। कोसोवो की इस घर वापसी, अर्थात जैसे ही यह स्थिति उत्पन्न हुई, मतलब कोसोवो सर्बिया का एक स्वायत्त प्रांत बना, अर्थात स्वतंत्र प्रांत बना। स्वतंत्रता, एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर कोई देश है, इस देश में एक ऐसा क्षेत्र हो सकता है जो स्वायत्त हो सकता है। यहाँ पर स्वायत्त की बात कर रहे हैं, अर्थात कुछ मामलों में उसे स्वायत्तता दी जाती है, प्रशासनिक मामलों में, आंतरिक प्रशासनिक मामलों में स्वायत्तता दी जा सकती है। जैसे आप चीन के संदर्भ में बात करते हैं कि जब चीन था तो वहाँ पर तिब्बत को स्वायत्तता दी गई थी। कुछ स्वायत्त क्षेत्र ऐसे होते हैं अलग अलग देशों में, उस समय इसे स्वायत्तता दी गई और स्वायत्तता देने के बाद यहाँ पर जो स्थिति थी, मतलब कोसोवो की इस घर वापसी में वहाँ पर जो पहले से अल्बानियाई जाति के लोग थे, उन लोगों ने विरोध किया कि कोसोवो को दोबारा से सर्बिया के एक स्वायत्त प्रांत के रूप में मान्यता नहीं दिया जाना चाहिए। अब ये बातें चलती रहीं। इसके बाद स्थिति यह हुई 1980 की बात करें, 1980 के दशक में कोसोवो के जो अल्बानियाई बहुसंख्यक थे उन्होंने सर्बिया से अलग होने की मांग कर दी। यहाँ पर कोसोवो के अल्बानियाई बहुसंख्यक की बात की जा रही है। बहुसंख्यक का मतलब यह है कि अन्य आबादी की तुलना में इनकी संख्या ज़्यादा थी। इन्होंने अलग होने की लगातार मांग की और मांग करने के बाद वर्ष 1989 में एक स्थिति देखने को मिलती है कि सर्बिया के एक निरंकुश शासक होते हैं, ये व्यक्ति जो हैं इनको आप देख रहे हैं, वहाँ के नेता हैं स्लोबोदान, और इन्होंने क्या किया, अपनी सत्ता की स्थिति को मजबूत करने के लिए
और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए जो सर्बिया में राष्ट्रवाद था उस राष्ट्रवाद का सहारा लिया और राष्ट्रवाद के सहारे के माध्यम से कोसोवो पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। और कोसोवो पर जैसे ही नियंत्रण स्थापित किया उसके बाद की स्थितियां और ज़्यादा इनके लिए कठिन होती गई। अभी कैसे हुई? सत्ता को मजबूत करने के लिए सर्बियाई राष्ट्रवाद का इन्होंने लाभ उठाया और कोसोवो की स्वायत्तता इन्होंने छीन ली, जो स्वायत्तता पहले दी गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक दशक के बाद जो सर्बिया और कोसोवो हैं, इन दोनों में लगातार तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई इनकी गलतियों की वजह से, क्योंकि इन्होंने जो वहां पर स्वायत्तता दी गई थी उस स्वायत्तता को छीन लिया था। फिर स्थिति 1999 की देखी जाती है। नाटो का यहाँ पर हस्तक्षेप हुआ। सवाल ये उठता है कि नाटो ने इसमें हस्तक्षेप क्यों किया? नाटो तो अलग था, इससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन नाटो ने हस्तक्षेप इसलिए किया क्योंकि सर्बिया ने कोसोवो में वहाँ के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, अर्थात यहाँ पर क्रूरता करना शुरू कर दिया। और उसके इस क्रूर व्यवहार को ध्यान में रखते हुए नाटो ने यहाँ हवाई हमले किए और उस हवाई हमलों का परिणाम ये हुआ कि सर्बिया कोसोवो से बाहर निकलने के लिए मजबूर हुआ। साथ ही साथ कोसोवो में नाटो ने अपने 50,000 सैनिकों को वहाँ पर तैनात कर दिया और न केवल यहाँ पर सैनिक तैनात हुए बल्कि यूनाइटेड नेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में यहाँ पर कोसोवो में शासन शुरू हुआ। और शासन शुरू होने के बाद वर्ष 2008 की बात हम कर रहे हैं, कोसोवो ने सर्बिया से पुनः स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। जो हमने शुरू में बात किया था कि कोसोवो ने वर्ष 2008 में अपने आप को सर्बिया से स्वतंत्र घोषित कर दिया, जिसको मान्यता विश्व के 100 देशों ने दिया। उसमें अमेरिका भी शामिल था और यूरोपीय यूनियन भी शामिल था। 2008 के बाद की स्थिति क्या थी? कोसोवो के उत्तरी भाग में, ये जो कोसोवो आपको दिखाई दे रहा है, इसके उत्तरी भाग में 50,000 से अधिक जो सर्ब हैं अर्थात सर्बिया, यहाँ पर सर्बिया की बात की जा रही है, सर्बिया मूल के रहने वाले लोग, इन लोगों का ये निवास स्थान है। यहाँ पर देश की आबादी का लगभग, अगर यहाँ पर बात किया जाए कि देश की आबादी अर्थात कोसोवो की कुल आबादी का ये कितना प्रतिशत है, तो लगभग 5.3% यहाँ पर लोग रह रहे थे। और जो कॉन्फ्लिक्ट हमने ऊपर देखा था, सबसे पहले हमने बात किया था, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति देखी गई और अभी जो हमने बात किया कि नाटो और वहाँ जो सर्ब हैं उनके मध्य टकराव की स्थिति देखी गई और उस टकराव में लगभग 80 के करीब लोग घायल हुए हैं। अब कोसोवो सर्ब की बात कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि कोसोवो में रहने वाले सर्बियाई मूल के लोग, तो कोसोवो सर्ब, सर्बिया को ये अपना देश मानते हैं। जो सर्ब हैं, यहाँ पर सर्ब जो लोग हैं, इनको कहा जा रहा है कि यह सर्बिया को ही अपना मूल देश मानते हैं। और कोसोवो में जितने भी संस्थान हैं, सरकारी संस्थान, उन संस्थानों को ये मान्यता नहीं देते, न ही संस्थानों को मान्यता देते हैं और न ही कोसोवो को यहाँ पर रहते ज़रूर हैं उसको कोई टैक्स नहीं देते। लेकिन अब बात होगी कि इनका वेतन कहाँ से आता है। अगर कोई लोग हैं यहाँ, सर्ब लोग हैं, तो काम ज़रूर कर रहे होंगे, सरकारी सेवाओं में होंगे, तो उनको कहाँ से वेतन मिलता है? तो दरअसल उन्हें सर्बिया के बजट से वेतन और लाभ, सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि कोसोवो के संस्थानों को ये मान्यता नहीं देते। अब यहाँ पर वर्ष 2011 की बात करें तो यूरोपीय संघ द्वारा वार्ता शुरू किया गया कि इस समस्या का समाधान अर्थात कोसोवो और सर्बिया के मध्य जो टेंशन की स्थिति है, इस टेंशन को समाप्त किया जाए, लेकिन कोई राजनीतिक समाधान इसका नहीं निकल पाया। तो यहाँ पर कोसोवो और सर्बिया के संघर्ष का हल निकालने के लिए जो यूरोपीय यूनियन है उसने हस्तक्षेप किया। वर्ष 2013 में ब्रुसेल्स समझौता हुआ और इस समझौते में कोसोवो और सर्बिया के मध्य कुछ मुद्दों को लेकर के सहमति बनी, लेकिन सभी मुद्दों को लेकर के सहमति नहीं बनी और समझौते को पूरी तरह से ज़मीनी हकीकत नहीं बनाया गया। स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर कुछ तकनीकी पहलुओं पर बात जरूर हुआ, लेकिन इसका कोई राजनीतिक समाधान नहीं निकल पाया। आगे ये मुद्दा बढ़ता है और वर्तमान तनाव के कारणों की बात करें तो स्थिति ये थी, जुलाई 2022 में कोसोवो ने सर्बिया के चालकों को निर्देश दिया कि एक काम करो, जब आप हमारी सीमा में आओगे, मतलब जो सर्बिया है उसके वाहन अगर कोसोवो की सीमा में आएंगे तो अस्थायी रूप से कोसोवो का नंबर प्लेट उन्हें लगाना होगा। ये बात कोसोवो ने कहा।
अब इस बात को लेकर के वहाँ पर विरोध शुरू हो गया। विरोध, और ये जो निर्णय कोसोवो ने दिया उसका अपना आधार था। कोसोवो का ये कहना था कि पहले से ही कोसोवो के वाहनों पर सर्बिया में जाने पर उन्हें अस्थायी रूप से सर्बिया का नंबर प्लेट लगाना पड़ता है। इसी आधार पर कोसोवो ने भी ये निर्णय दिया कि आपको भी अस्थायी रूप से जब सर्बिया के कोई वाहन यहाँ कोसोवो में आएंगे तो उनको लगाना पड़ेगा। अब इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए परिणाम ये हुआ कि उत्तरी क्षेत्र में, जो कोसोवो का उत्तरी क्षेत्र हमने देखा था, उसमें विरोध शुरू हो गया और जो आवागमन का मार्ग था वो बाधित हो गया। अब यहाँ पर दोनों सीमा पर नाकेबंदी हो गई और नाकेबंदी का परिणाम ये हुआ कि पश्चिमी यूरोप की यात्रा और व्यापार पूरी तरह से बंद हो गया। अब ये दोनों देशों के लिए समस्या उत्पन्न कर दी और इस स्थिति में कोसोवो में जातीय समीकरण की बात कर लें। एक तो ये स्थिति थी, कोसोवो में जातीय समीकरण ये बताती है कि कुल आबादी 1.8 मिलियन है। यहाँ पर जो अल्बेनियाई हैं 92% हैं, जो सर्बिया मूल के लोग हैं जिन्हें सर्ब कहा जा रहा है 6% है, अन्य में यहाँ पर बाकी लोग हैं। सर्बिया में बहुसंख्यक है, लेकिन कोसोवो में जो अल्बेनियाई हैं ये बहुसंख्यक है। ये समीकरण समझने के बाद यहाँ पर देखें, अप्रैल 2023 की बात हो रही है कि कोसोवो की नगर पालिका में महापौर का चुनाव हुआ और सर्ब द्वारा इन चुनावों का बहिष्कार किया गया। स्वाभाविक सी बात है, इस चुनाव का बहिष्कार किया गया तो बाकी जो लोग बचे उन्होंने इन चुनावों में पार्टिसिपेट किया और परिणाम ये हुआ कि मतदान इसका यहाँ पर कम हो रहा है। मतदान कम होने की वजह से जो नगर पालिका में हो सकता था कि सर्ब लोग वहाँ पर प्रतिनिधित्व करते या चुनाव में जीत करके आते, लेकिन अल्बेनियाई यहाँ महापौर निर्वाचित हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने पहले ही चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। कोसोवो ने इस कदम का विरोध किया और विरोध करने के बाद ये स्थिति और ज़्यादा हिंसक झड़प का रूप लेने लगी। बाद में स्थिति ये हुई, संघर्ष की समाप्ति के लिए सर्बिया और कोसोवो ने कुछ समझौते भी किए। तो बातचीत के लिए दोनों के मध्य अभी तक की बात करें तो 30 से अधिक दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन समाधान अभी तक नहीं निकला है। अधिकांश वार्ता किस पर हुआ तो केवल तकनीकी पक्षों पर हुआ और कुछ राजनीतिक समझौते भी हुए, लेकिन राजनीतिक समझौता अभी तक पूरी तरह से कह सकते हैं कि वास्तविक रूप नहीं ले पाया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कोसोवो और यहाँ सर्बिया। कुछ और स्थिति यहाँ पर देखें तो कोसोवो की स्थिति पर भारत की क्या नज़र है या भारत का क्या रुख है, तो कोसोवो को भारत मान्यता नहीं देता है और उसका कारण ये है कि भारत ये कहता है सर्बिया के साथ हमारा दीर्घकालिक संबंध है और संबंध होने के साथ साथ संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का, किसके, तो सर्बिया के संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का भारत समर्थन करता है। समर्थन करने के साथ साथ भारत का ये भी कहना है कोसोवो मान्यता हेतु 3 जो आवश्यक सिद्धांत होते हैं उन सिद्धांतों पर खरा नहीं उतरता, जैसे कि एक परिभाषित इसका क्षेत्र नहीं है, साथ ही साथ लोगों द्वारा स्वीकृत जो विधिवत गठित सरकार होती है, यहाँ पर विधिवत गठित अभी भी सरकार नहीं है। आप अगर मान्यता देंगे तो किस सरकार को मान्यता देंगे, ये आपके सामने चुनौती है। तो भारत का ये कहना ठीक है। शासन पर प्रभावी नियंत्रण किसी एक व्यक्ति का नहीं है, अर्थात विधि द्वारा चुना गया, या अगर वहाँ पर संविधान होता तो संविधान में जो प्रावधान किए होते कि यहाँ पर इस तरह से सरकार चुनी जाएगी और ये सरकार यहाँ पर शासन करेगी, तो इस तरह से शासन पर कोई भी प्रभावी नियंत्रण किसी व्यक्ति का नहीं है या संविधान द्वारा चुना हुआ कोई नेता नहीं है। यहाँ पर कहा गया है लोगों द्वारा जो स्वीकृत विधिवत गठित सरकार भी नहीं है। इस आधार पर भारत कहता है कि हम इसे मान्यता नहीं देंगे। तो कोसोवो और सर्बिया के मध्य जो विवाद है उन विवाद से संबंधित लगभग सभी बातों को हमने समझा। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वैल्यूएबल कमेंट के माध्यम से हमारा उत्साहवर्धन जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचता रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।